इमरान खान तो जीत चुका है। जब कोई अपने आप को, अपने नफ्स को अल्लाह ताला के हवाले कर दे, अपने आप को भी और अपने नफ्स को भी, तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उसने ये सारा निजाम ही नहीं बल्कि यहां रहने वालों को भी एक्सपोज कर दिया है, असलियत पे ले आया है। अब हमारी बारी है कि अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो अपने नफ्स को रब्बुल आलमीन के हवाले कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि इस मुल्क में छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी ने अपना जुगाड़ फिट किया हुआ है। तो फिर भुगतें, फिर गिला किस बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 17 जनवरी 2026 है और दिन है हफ्ते का। मुल्क भर में सर्दी की शदीद जो है वो लहर आई हुई है। खासकर रातें मुल्क में बहुत ज्यादा ठंडी हैं। दिन को मुल्क के अक्सर हिस्सों में जो है वो धुंध पड़ रही है। लेकिन इन तमाम में आपने एक 73 साला अडयाला के कैदी को याद रखना है, जिसका बहुत छोटा सा कमरा है, सहूलतें बहुत कम है। और इसके अलावा आपने याद रखना है तीराब में, यानी कल आपने शायद विजुअल्स देखे हो कि तीराब में जो है वो बर्फबारी हो रही थी और लोग खुले आसमान तले जो है वो छतरियां लेकर बैठे थे और गाड़ियों की ओट में बैठे थे। फिर अगर आप देखें गजा वालों के आप खेमे देखें कि वो कितने पतले हैं, वहां पे भी शदीद सर्दी है। और फिर मुआवजा करें अपनी शराफिया का, अपने आप का, अपने कम्बलों का, अपनी रजाइयों का, और फिर कुरान की तरफ देखें कि वो क्या कहता है कि जब तुम पुरअमन लोगों को उनके घरों से निकालते हो। ये आयत आपने लाजमी देखनी है कि उनके लिए क्या वईद हुआ है। बहरहाल ये सारे हालात जो है वो चल रहे हैं आपके सामने। कुछ ताज़ा तरीन जो है वो खबरें रखनी है, कुछ ट्वीट्स रखने हैं, एक वीलॉग रखना है, तारीख का छोटा सा झरोका जो आपकी फरमाइश पे है वो आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी मशहूरी करनी है कि आप लोग चैनल के साथ छेड़छाड़ लाजमी करें, आप लोग वीडियो को लाइक करें। यानी जितने व्यूअर्स होते हैं तो 50% जो है वो लाइक्स होने चाहिए, और समझ नहीं आती कि क्यों नहीं होते। इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना है, जिनसे आपको डर नहीं लगता। जिनसे डर लगता है उन तक आप शेयर न करें, जिनसे डर नहीं लगता उन तक जो है वो शेयर कर दें। और जो पक्के व्यूअर्स हैं, 2000 हैं, 4000 हैं, वो वीडियो को इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, वो पूरा देखने की कोशिश करें लाजमी। बेशक आवाज बंद कर दें और दोस्तों को सब्सक्राइब का कहें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त गिला करते हैं कि वीडियो जो है वो पहुंचती नहीं है या ब्लैक हो जाती है। तो इसका जो तरीकाकार है वो यही कि आप लोग इसमें हेल्प करें। कल मैंने जिक्र किया था नवाब ऑफ कालाबाग का और आपके सामने कुछ बातें रखी थी। आज दो बातें और आपके सामने रखनी है, जिससे आपको नवाब साहब की शख्सियत को समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहला वाक्य जो है वो आपके सामने रखना है कि जुल्फी, ये जुल्फी कौन था? ये था जुल्फकार अली भुट्टो। सबसे पहले इसने ईवान सदर में उस वक्त एंट्री मारी जब इसने सिफारिश से जो सदारती लाइब्रेरी थी वहां तक रसाई हासिल की, सिफारिश पे कि जी ये इंग्लैंड से आया है, बहुत पढ़ा लिखा है, खूबसूरत भी बहुत था, इसको लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। उसने लाइब्रेरी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। वहां से उसके अयूब खान के साथ तल्लुकात डेवलप हुए और ये नौजवान अयूब खान को पहली नजर में बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन ये नौजवान बहुत लंबी चौड़ी बसात बिछाकर बैठा था।
اس نے ایوب خان کو ہپناٹائز کر لیا، یہاں تک کہ اس نے ایوب خان کو ڈائریکٹ ڈیڈی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف نواب آف کالا باغ اس شخص کو دیکھتے ہی اس سے نفرت کرنے لگے، اس کی چالاکیوں سے، اس کی چکنی چپڑی باتوں سے۔ نواب آف کالا باغ کو ایوب خان سے بہت نفرت تھی، اور ایک دن تنہائی میں نواب آف کالا باغ نے ایوب خان کو کہا کہ یہ جو لڑکا تمہیں ڈیڈی ڈیڈی کہتا پھرتا ہے، تم میری بات یاد رکھنا کہ اگر اس سے فاصلہ اختیار نہ کیا تو ایک دن تمہارا بیڑا یہی غرق کرے گا۔ اس کے گواہ شواب صاحب بھی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاشقند کے بعد ایوب خان نے تاشقند میں ایسا کچھ کیا ہے، یہ فراڈیا واپس آ گیا، ادھر آ کر جلسے جلوس شروع کر دیے۔ آج تک نہیں پتہ چلا کہ ایوب خان نے تاشقند میں کیا کیا، پارٹی کھڑی کی، اور اس کے بعد سب سے پہلے وارن کیا تھا نواب آف کالا باغ نے بھٹو کے بارے میں ایوب خان کو۔ یہ آپ شہاب نامہ پڑھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ نواب زادہ مظفر خان، یہ سب سے بڑے بیٹے تھے نواب صاحب کے۔ یہ نواب زادہ مظفر خان یہ عمران خان کا کلاس فیلو تھا، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان سیاست سے پہلے جب بھی میاں والی جاتے تو ان کے میزبان یہ نواب ہوتے، وہ ان کے گھر میں قیام کرتے اور ان کے ساتھ مل کر شکار کھیلتے۔ اب نوابوں کا زمین کا رولا چل رہا تھا بنی افغان کے ساتھ۔ بنی افغان میاں والی میں ایسا علاقہ ہے جہاں پہ 100% پختون رہتے ہیں نیاوی، پشتو بولتے ہیں۔ میرے گھر سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر بنی افغان ہے۔ نوابوں اور بنی افغان کا زمین کا رولا تھا۔ بہرحال نواب زادہ مظفر خان نے، کل میں نے بتایا کہ اپنے والد کو یعنی نواب آف کالا باغ کو بہت قریب سے بیڈ روم میں 5 گولیاں ماری تھی، اور جب تک نواب صاحب کی روح پرواز نہیں کر گئی مظفر وہاں پہ کھڑا رہا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں ہوا؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نواب صاحب کیونکہ چترال سے لے کر کراچی تک ایک ہی گورنر تھا، یعنی پورے مغربی پاکستان کا، ان کا زیادہ تر ٹائم لاہور میں گزرتا۔ وہ کالا باغ جاتے تھے لیکن بہت کم۔ مبینہ طور پہ کالا باغ میں ہمارے پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں کہ ان کے بیٹوں نے نہ انت مچائی ہوئی تھی۔ اسٹیٹ آف کالا باغ علیحدہ اسٹیٹ تھی، انت مچائی ہوئی تھی۔ یہ بات نواب صاحب کو پسند نہیں تھی۔ وہ واپس جاتے اور کھچائی کرتے کہ یہ شکایت یہ شکایت یہ شکایت۔ بہرحال جی مظفر خان نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہو گیا، جو عمران خان کے کلاس فیلو تھے، عمران خان کے دوست تھے۔ عمران خان وہیں پہ جو ہے نا جب بھی جاتے، ابھی سیاست پہ عمران نہیں تھے، وہیں پہ جاتے۔ پھر مظفر کا دور آیا، مظفر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مظفر کا انجام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ یہ بات کی بات ہے۔ وہ رولا چل رہا تھا بنی افغان کے ساتھ، لیکن ملک مظفر جو ہے نواب زادہ مظفر، وہ اپنی لے میں چلا جاتا ان زمینوں کی طرف۔ ایک دن اس کے آنے سے پہلے بنی افغان والوں نے پلان کر رکھا تھا، گھات بچھا رکھی تھی کہ آج جو ہے نا وہ مظفر کا کام تمام کرنا ہے۔ بہرحال یہ جیپ استعمال کرتا تھا جس طرح فوجیوں کی جیپ ہوتی ہے، گرین کلر کی، اوپر کپڑے والی چھت، یہ وہ جیپ استعمال کرتا تھا، ایک ڈرائیور اور اگلی سیٹ پہ خود بیٹھتا تھا۔ بہرحال جی مختصراً یہ بنی افغان پہنچا، وہاں پہ پلان تیار تھا۔ اتنا مارا گیا مظفر کو، اتنا مارا گیا کہ جب وہاں سے ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی تو 1500 کھوکھے وہاں سے ملے، 1500 کھوکھے۔ اور جنازہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ صرف چہرہ بچا ہوا تھا، انہوں نے صرف جو ہے نا وہ چہرے پہ کوئی وار نہیں کیا یا چہرے پہ کوئی فائر نہیں کیا۔ یہ میرے ہوش کی بات ہے، میاں والی میں بڑا خوف تھا اس دن جب نواب زادے کے ساتھ یہ ہوا۔ ادھر 5 گولیاں نواب صاحب، ادھر 1500 گولیاں، 1500 کھوکھے جو ہے وہ لوگوں نے ریکور کیے۔ یہ 2 واقعات اگر آپ مزید کہیں گے تو میں آپ کو، اور یہ نہیں کہ کوئی سنی سنائی،
सुनी सुनाई। अगर जुल्फी वाला वाकया पढ़ना है तो शोहाब साहब पढ़ लें। ये जो वाकया मैंने जो है ना वो सुनाया है आपको, मुजफ्फर वाला, बाप का कत्ल और अपना कत्ल, जब अपना कत्ल हुआ, ये मियाँ वाली के किसी बुजुर्ग से आप राब्ता करके ये पूछ लें, ये तो हमारे सामने की बात है। बहरहाल ये नवाब ऑफ कालाबाग को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करना था कि वो जो है किस चीज का नाम था। अब अगर हम खबरों पे आए तो आजकल जो DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनका वजन जो है वो बड़ा खबरों में इन है कि एक जर्नल इस तरह होता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल इस तरह होता है। यानी एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, हुकूमत के टाउट हैं। मुजम्मल सोहरवर्दी तमगा भी मिल चुका है। इन्होंने इंकशाफ किया है कि इस वक्त DGISI का जो वजन है वो 125 किलो है जर्नैल का, और उनकी तोंद जो है वो बहुत ज्यादा निकली हुई है, तोंद, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है। बहरहाल इस पे आप जो है वो जो तबसरा करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। हामिद मीर ने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है कि मकबूजा कश्मीर की जो मुसलमान खवातीन और जो हुर्रियत लीडर्स हैं, उन्होंने तीन नाम लिए हैं। पहले नंबर पे नाम लिया है आसिया इंदराबी, दूसरे नंबर पे उन्होंने नाम लिया है नाहिद नसरीन, और तीसरे नंबर पे उन्होंने नाम लिया है फहमीदा बेगम। ये तीन खवातीन 8 साल से दिल्ली के तहाड़ जेल में कैद हैं, 8 साल से। हामिद मीर सवाल करते हैं और मैं आपसे सवाल करता हूं कि कभी पाकिस्तान के हुक्मरानों से इन खवातीन का आपने नाम सुनो? शायद आप मेरी जुबान से पहली दफा नाम सुन रहे हो, इनका नाम सुना हो, इनका जिक्र सुना हो। इनके अलावा यासीन मलिक हैं। यासीन मलिक की घरवाली को तो बंदा यहां देखे तो वो तो वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। इस्टेब्लिशमेंट का बयान यहाँ टीवी पे बयान करती हैं, लगती भी बड़ी खूबसूरत हैं। मेकअप 24 घंटे फुल होता है। उधर घर वाले को जो है वो सजाए मौत हुई है। बहरहाल इन लोगों का आप जिक्र नहीं सुनेंगे। ये लोग कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये तिहाड़ जेल में है, लेकिन आपको पता है कि हमने कश्मीर के मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया, हमने फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है, ये खबर है कि इस दफ़ा जो AI जो है ना बनाई जा रही है वीडियो, उसमें बड़ा पैसा लगाया जा रहा है, बड़े लोगों को हायर किया गया है। इस्लामाबाद में ये काम हो रहा है और बड़े बड़े इसमें टेक्नीशियन आए हैं जो इमरान खान की ऑडियो बना रहे हैं। यानी जो हर बंदा जिस पे एतबार कर ले, उसमें इमरान खान पाकिस्तान को गालियां देते नजर आएंगे। आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि राना सनाउल्लाह टीवी पे बता चुके हैं। इसके अलावा उसमें इमरान खान आपको एस्टेब्लिशमेंट के और जर्नैलों के तरले करते नजर आएंगे। ये बहुत जल्द जो ऑडियो है ये रिलीज होने वाली है। सुना है कि बाज लोगों को जब सुनवाई गई, बड़े लोगों को, तो बड़े लोगों ने कहा कि अभी भी इसमें झोल है, अभी भी इसमें लचक है, इसको मजीद जो है वो पॉलिश किया जाए, इसको मजीद ओरिजिनल बनाया जाए। और सुना है कि करोड़ों रुपए जो है वो छोटे से टुकड़े पर लग रहे हैं। बहरहाल ये ऑडियो जल्द जो है वो मार्केट में आ जाएगी। डोनाल्ड जे ट्रंप से सवाल होता है कि आपको सऊदीया ने, कतर ने, ओमान ने जो है वो मजबूर किया है कि आप ईरान पर हमला न करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं किसी की सुनता नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी सुनता हूं। अरब मुल्कों की क्या हैसियत है कि वो मुझे कायल कर ले। हाँ, एक वजह है कि ईरान का प्रोग्राम था कि वो 800 लोगों को फांसी देने जा रहे थे ईरानी, लेकिन उन्होंने हमारी धमकी के बाद उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। अब वो 800 लोगों को फांसी नहीं दे रहे। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जब उन्होंने फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया तो हमने अपना भी जो प्रोग्राम था उसको फिलहाल रोक दिया है। लेकिन वाज़े तौर पे उन्होंने हकारत से कहा कि मैंने किसी की बात नहीं मानी और न मैं किसी की बात जो है वो मानता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ये हामिद मीर के प्रोग्राम में अपीयर होते हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान से सिर्फ एक दरखास्त है कि वो हमें गालियां दें, हुकूमत को गालियां दें, लेकिन फौज को और जो है एस्टेब्लिशमेंट को गालियां न दे। हमने तो आज तक कोई गाली नहीं सुनी। तनकीद होती है, तनकीद होनी चाहिए।
हमने तो आज तक इमरान खान की बहनों से या जो इमरान खान से मिलते हैं हमने कोई गाली भी नहीं सुनी। इमरान खान तनकीद करते हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, उनकी हुकूमत गिराई गई, उनको जेल में जनरल आसिम मुनीर ने रखा हुआ है, फौज ने रखा हुआ है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कैद तन्हाई में है। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें गालियां दें लेकिन हमारे जो बाप लोग हैं उनको गालियां न दें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि कल परसों यानी 15 तारीख को जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम करना थी। इसको इमरान रियाज भी रिपोर्ट कर चुके हैं। इन्होंने क्या किया, यानी 4-4.5 रुपए का मार्जिन बन रहा था कि पेट्रोल मजीद सस्ता कर दिया जाए। इन्होंने वो 4.5 रुपए 4.86 जो है वो लेवी बढ़ा दी, पेट्रोल पे लेवी लगा दी, टैक्स लगा दिया। ये शूशाइन बॉय, ये शब्बू पालशिया, ये इमरान के दौर में कहता था कि 70 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। अब जो सिर्फ टैक्स है पेट्रोल पे वो 100 रुपए हो गया, 100 रुपए। और जो मैं बार बार कहता हूं कि चिंची वाला 100 रुपए, रक्शे वाला 100 रुपए, CD70 वाला 100 रुपए, V8 वाला 100 रुपए, फॉर्च्यूनर, हर किसी के लिए 100 रुपए। यानी बजाय पेट्रोल की कीमतें कम करने के इन्होंने 4 रुपए और 86 पैसे लेवी लगा दी पेट्रोल पे कि काम नहीं करते, लेवी लगा दो, लेवी लगा दी। ये 15 तारीख से, और कीमतें बरकरार रखी। याद है इमरान खान के दौर में 150, इमरान ने फ्रीज कर दिया था 150 पे कि 150 का लीटर होगा। ये कहता था 70 रुपए को होना चाहिए। बहरहाल अब आप देख लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो शाह महमूद कुरैशी ने कल बड़ी अहम गुफ्तगू की है कोट लखपत में। उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत होती है, बातचीत से मसाइल हल किए जाने चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान ने ये जिम्मेदारी दी है महमूद खान अचकजई को और इलामा राजा नासिर अब्बास को। अब वो जाने और मुज़ाकरात जाने। बहरहाल बड़ी कोशिश की गई जो है ना कि उनके मुंह से कुछ निकलवाया जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आपकी इयादत करने के लिए आपके घर कोई आए तो आप उसे निकाल तो नहीं देते। यानी ये उन्होंने जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि फवाद चौधरी एंड कंपनी आपके पास आए थे तो शाह साहब ने कहा कि कोई घर आ जाए तो उसको निकाला तो नहीं जाता। बहरहाल ये शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की है। एक बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान का, बहुत सारे लोग जानते होंगे, और वो असासा है रूजवेल्ट होटल। 1000 कमरे पर मुश्तमिल अच्छे दौर का ये पाकिस्तान का होटल है। इसमें 1000 कमरे हैं, अरबों रुपए मालियत का ये होटल है। अब इसकी नीलामी का इश्तिहार दिया गया है अमेरिका में, और इसके सबसे बड़े जो खरीदार सामने आए हैं वो जेरेड कृष्णर हैं। अब जेरेड कृष्णर कौन है? जेरेड कृष्णर ट्रंप के दामाद हैं। अब जरा डॉट कनेक्टिंग करें, ट्रंप, ट्रंप का दामाद, भाई लोग। इश्तिहार भी अमेरिका में दिया गया है और ये बहुत महंगा होटल है। यानी लोग जो है इस होटल में ठहरना वो एजाज समझते हैं। और 1000 कमरा, 1000। यहाँ पे रावलपिंडी में आजकल एक कमरा जो है जिसमें वॉशरूम हो वो तकरीबन 7 और 8 हजार रुपए का मिल रहा है मंथली रहायश के लिए, और रूजवेल्ट का 1000 कमरा है। और खरीदार PIA, याद रखें कि PIA का असल खरीदार कौन निकला। अब अमेरिका में इश्तिहार दिया गया, जेरेड कृष्णर को इशारा किया गया। बाकी आप मेरे ख्याल है आप डॉट कनेक्टिंग सीख गए होंगे या कुछ आपको पता चल गया होगा। ये रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगली खबर यह है कि रात को जुबैर उमर, जो मोहम्मद जुबैर आप जानते हैं असद उमर के बड़े भाई हैं, और आप कुदरत का तमाशा देखें कि जब असद उमर छोटे भाई PTI में थे तो उनके सबसे बड़े नाकिद जो है वो जुबैर उमर थे। जुबैर उमर ने एक दफा टीवी पे कहा था कि मैंने असद उमर को कहा कि वो जिस पार्टी में मर्जी है चले जाएं, PTI में न जाए। अब रात को जुबैर उमर ने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उनके रहनुमाओं को जो है वो इशाइया दिया है
اور آج کل وہ جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ جو ہے وہ گپ شپ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور زبیر عمر نے جو ہے وہ عیادت کی ہے خورشید شاہ کی، کیونکہ خورشید شاہ جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہیں، ویل چیئر پہ۔ یہ بہرحال جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی تھی ویل چیئر پہ، اس پہ ووٹ دینے آئے تھے، ثواب دارین حاصل کرنے آئے تھے، بھائی لوگوں کا حکم مانا تھا، بہرحال ان کی عیادت کی ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 1996 میں، یہ اب آپ خبر سنیں، 1996 میں 45 کروڑ ڈالرز کا قرضہ لیا گیا یو اے ای سے۔ یعنی یہ چھوٹا سا قصہ آپ کو اس ملک کے فیبرک کے بارے میں بتائے گا، آپ کو اس ملک کے طرز حکمرانی کے بارے میں بتائے گا۔ 1996 میں لیا جاتا ہے 45 کروڑ ڈالر کا قرضہ، وہ بھی تک موجود ہے ابھی تک۔ یہ 3% پہ لیا گیا تھا، 3% سود پہ۔ اب اس پہ سود بن گیا ہے 6.5%۔ 3% پہ لیا گیا، 3% بہت زیادہ ہے، 45 کروڑ ڈالرز۔ اگر 45 کروڑ روپے ہونا، وہاں کا 3% آپ سود نکالیں، منتھلی آپ کو پتہ چل جائے کتنا بنتا ہے۔ اور ڈالرز پہلے 45 کروڑ کو روپوں میں کنورٹ کریں، پھر اس پر 3% سود لگائے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اب کیا ہوا ہے، اب انہوں نے ریشو کر دی ہے 6.5% سود کی، کہ یہ دیں، اور دے رہے ہیں۔ یہ قرضہ کب لیا تھا؟ 1996 میں۔ اور اب نیا تماشا کیا ہوا ہے، 2026 میں یو اے ای کو درخواست دی گئی ہے کہ جی اس کو رول اوور کر دیا جائے، ابھی مزید جو ہے نا، کیونکہ ہم سود دیتے رہیں گے۔ اب 1996 سے یہاں تک اگر کوئی میتھ جاننے والا ہے وہ حساب کر لے کہ ہم سود میں یہ پیسے واپس کر چکے ہیں۔ وہ 45 کروڑ وہیں پہ کھڑا ہے، کیونکہ اتارنا تو ہم نے ہے، اتارنا تو عوام نے ہے۔ بہرحال یہ آپ کو لطیفہ سنانا تھا۔ اب کل تنویر احمد صاحب، یہ نمودار ہوتے ہیں، یہ بہت قریب ہیں جنرل صاحب کے، کیونکہ جنرل صاحب نے محسن نقوی کی کابینہ میں ان کو خصوصی طور پہ شامل کیا تھا وزیر کے طور پہ۔ تنویر احمد صاحب یہ کل ٹی وی پہ اپیئر ہوتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے کہا، آپ کو ایک درویش کی بات بتاتا ہوں۔ درویش نے کہا تھا کہ اگر ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ترقی کرتی ہے نا تو 40 سنتیں چل پڑتی ہیں، 40 سنتیں۔ یہ ایک درویش نے کہا تھا، اور چل پڑی، بوم پکڑ گئی پراپرٹی۔ اس بات کا میں گواہ ہوں، میرے دوستوں نے اتنے پیسے بنائے پراپرٹی میں، یعنی عمران کے 3.5 سال کے دور میں۔ صبح انہوں نے پلاٹ خریدا، شام کو بیچا منافع پہ۔ ایک دن انہوں نے پلاٹ کا بیانہ پکڑا، 2 دن بعد بیانے پہ پلاٹ بیچ دیا منافع پہ۔ یہ ہوا۔ اب تنویر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی صنعتیں جو لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، یہ فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، وزیر آباد، گھروں میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں، وہ تمام صنعتیں کباڑ بن گئی ہیں۔ یہ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، کباڑ بن گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، ریئل سیکٹر جو ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، وہ مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ یعنی لوگ جو پلادے تعمیر کر رہے تھے وہ رک گئے ہیں۔ زمینوں کا کاروبار تو آپ کسی پراپرٹی والے سے پوچھ لیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی۔ ریئل اسٹیٹ تباہ۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے، اب وہ درویش کی بات کو یاد رکھیں، سیمنٹ کا شعبہ تباہ، اسٹیل، سریا، گارڈر تباہ، گلاس، شیشہ تباہ، ایلومینیم، تمام کاروبار تباہ، تاریں، کیبلیں، بجلی والی تباہ، پینٹ کی پوری انڈسٹری تباہ، ٹائلز کی انڈسٹری تباہ،
पाइप्स जो आप अपने घरों में लगाते हैं, तबाह। फर्नीचर की सारी सनत तबाह। अब याद करें उस दरवेश को, कैसी पहुंची हुई शख्सियत है वो कहता था रियल स्टेट ऊपर जाएगी, ये 40 सनतें काम करेंगी। कोई खिड़कियां बनाएगा, कोई दरवाजे बनाएगा, कोई पाइप बनाएगा, कोई टाइलें बनाएगा। जब घर बनेगा तो फर्नीचर की जरूरत होगी, घर को पेंट करवाना पड़ेगा। कल तनवीर अहमद ने वो जनरल साहब का जो सारा फलसफा था, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो जनरल नदीम अंजुम हो, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर हो, उन सब का फलसफा निकाल के टीवी पर रख दिया है। क्योंकि नजम सेठी कहते हैं कि मुल्क में जो भी बुरा हो रहा है हमें गालियां पड़ रही हैं, पढ़नी भी चाहिए। किसने किया ये सारा कुछ? 8 फरवरी को किसने किया है? डोनाल्ड लू के खत पे हुकूमत किसने चेंज की थी? पढ़नी भी चाहिए। ये जो है ना वो नजम सेठी कह रहे हैं, फिर आप वंडर बॉय सुन रहे हैं, फिर आप वंडर गर्ल सुन रहे हैं। अब एक रह गया और वो है वंडर खुसरा। वंडर खुसरे की डिमांड कब आती है? ये भी जल्द आ जाएगी कि मर्द भी आजमा लिए, वंडर बॉयज भी गए, वंडर गर्ल्स भी इस्तेमाल कर ली। अब जो है ना वंडर खुसरा चाहिए, कोई खुसरा लाए। अब ये ऑप्शन रह गया है। वकार मलिक ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि ये कहते हैं हमें शहादत का शौक है, हमें शहादत चाहिए। हमें शहादत नहीं चाहिए, हमें 4 से 5 जर्नैलों का कोर्ट मार्शल चाहिए। बस बैरक्स में वापस और 4-5 जर्नैलों का कोर्ट मार्शल, ये मुल्क सीधा हो जाएगा। बिल्कुल, ये तनवीर अहमद कह रहा, मैं नहीं कह रहा। यानी आप इमरान रियाज को सुन लें, चलो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आप उसकी बात पे तो इतबार करेंगे ना, मेरी बात पे इतबार न करें। आप इमरान रियाज को सुन लें। आप इमरान रियाज को भी ना सुने भाई, आप तनवीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें यूट्यूब पे, ये शोबे तबाह हो गए। और ये दरवेश कहता था ये चल पड़ेंगे। अच्छा, अगली बात, 150 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, 150। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक टेक्सटाइल मिल में 50 आदमी काम करते थे, हम ज्यादा नहीं करते, 50 आदमी, हालांकि ज्यादा करते हैं, 150 को 50 से ज़रब दे लें इस महंगाई में। या हम कहें कि 150 मिलों में 100 बंदा काम करता था, एक मिल में कितने बंदे हो गए? वो बंदे नहीं है, वो खानदान है, वो बच्चियां, वो बच्चे। उस दिन मैंने आपको बताया कि गैलप पोल कहता है कि बात यहां पे आ गई है, अब पाकिस्तानी चॉइस करते हैं कि बच्चे की फीस दें, कपड़े लें, जो है ना वो जूते लें, मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, और उनकी जो आखिरी चॉइस होती है, यानी जो वो छोड़ देते हैं, वो बच्चे की फीस होती है कि फीस को छोड़ो, फीस को छोड़ो मीन बच्चा ना पढ़े। 5 साल में पाकिस्तान में 3% लिटरेसी बढ़ी है, 3%। अब कुछ जिक्र करते हैं सुहेल आफरीदी का। सुहेल आफरीदी से क्या तकलीफ है? सुहेल आफरीदी ने पाकिस्तान में हुक्मरानी का अंदाज ही बदल दिया है, लोगों के दिल जीत लिए हैं। कल उसे कहा गया कि तीरा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मौसम खराब है। उसने कहा रोड से चले। पहाड़ों का शहजादा, मैदानों का शहजादा, तीरा में वो पहुंच गया, लोगों के पास वो पहुंच गया। वहां पे टोकनों में देर हो रही थी। अब सुहेल आफरीदी को देख के जेन जी वो हौसला पकड़ रही है, यार ISF का लड़का। और फिर जो बिहेव कर रहा है सुहेल आफरीदी, जिस तरह वो सियासत कर रहा है, जिस तरह वो लोगों में घुल मिल रहा है, इनकी हसरत है। ये हसरत से देखते हैं, नवाज शरीफ ऐसा नहीं कर सकता कि एयरपोर्ट पे चादर लेके लेट जाए कुर्सियों पे, करके दिखाए। जनरल आसिम मुनीर बगैर सिक्योरिटी के आए ना, खुशबू लगा के जरा लोगों में आए, उनको पता चल जाए। सुहेल आफरीदी को परवाह ही नहीं है, और दिन ब दिन वो असर डाल रहा है। ये है अंदाज हुक्मरानी हमारा, असल अंदाज हुक्मरानी हमारा यही है जो हम तारीख में पढ़ते हैं। सुहेल आफरीदी रे ऑफ होप बन चुका है, उम्मीद की किरण। अब वो कल तीरा में था, दिल उसका दुखी था, आंखें भरी हुई थी, वहां पे लोगों से खिताब किया, लोगों को टोकन लेके दिए। आज क्या कर रहा है सुहेल आफरीदी? आज हजारा में
वो स्ट्रीट मूवमेंट की रैली निकालने जा रहा है। ये हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। ऐसे आप जरा तसव्वुर करें कि ऐसा वजीर आजम हो, मलंग, पंजाब का वजीर आला ऐसा हो, सिंध का ऐसा हो, उनकी तो ख्वाब है कि वो इस तरह लोगों में निकलें और जो है ना वो लोगों से घुले मिले, ख्वाब है उनका। सुहेल आफरीदी जो है वो एक नया फिनोमेना है। और ये क्रेडिट किसको जाता है? किसको जाता है? ये खान को। खान नब्ज शनास है, नब्ज पहचान लेता है। तो बहरहाल आफरीदी ने टक्कर दे रखी है और उसने कल कहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये बदमाशी है, बदमाशी। और एक और बड़ी खूबसूरत बात की आफरीदी ने कि मैं आफरीदियों के हाथ में बंदूक नहीं कलम देना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है, कलम आ गया तो फिर हमारी कड़पैंची। और आखिरी बात ये कि फलस्तीन पर एक बदमाशों के टोले का ऐलान कर दिया है। उन बदमाशों के टोले का जो सरबराह होगा, जो सरदार होगा, जो सबसे बड़ा कनटुटा होगा, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा इराकियों का जिसने कत्ल किया, टोनी ब्लेयर, वो होगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कृष्णर होगा, जो वहां पे जुए खाने बनाना चाहता है, जो वहां पे चकले बनाना चाहता है गजा में, पैगंबरों की जमीन पर, जो वहां पे बीच बनाना चाहता है, वो भी शामिल है। कतर शामिल है, मिस्र शामिल है, यूएई शामिल है। शामिल नहीं है तो माय फेवरेट फील्ड मार्शल, शामिल नहीं है तो शू शाइन बॉय, इनको किसी ने घास नहीं डाली। अब ये बदमाश ये गजा का कंट्रोल संभालेंगे और ये जो 46 ममालिक हैं, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। जितने लोग उम्मत के इस्लाम पर रुखसत हो गए, उनकी कब्रों को ठंडा ठार कर दे, उनकी कब्रों को वसी कर दे और उनके साथ रहम करे, एहसान करे, तराजू न लटकाए, तराजू न लगाए, अदल न करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।